वेलकम बैक। तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे क्लास 9th के चैप्टर सेकंड। पिछले वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। बिकॉज़ वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, इस वजह से मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए। तो ये पार्ट सेकंड है जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो इस वीडियो में भी हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसको कोशिश करेंगे कि जितने कम टाइम में हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर पाएँ उतना करने का हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है, सो लेट्स फोकस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर 2 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स इन प्लांट सेल। ये तो हम जानते ही हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है ये 2 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स हैं। किसके? तो प्लांट सेल के। तो हमें डिस्कस क्या करना है इसमें कि डिस्कस हाउ दिस 2 ऑर्गेनेल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर टू ईच अदर एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि किस तरीके से ये जो दोनों ऑर्गेनेल्स हैं, कौन से ऑर्गेनेल्स? तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों ऑर्गेनेल्स किस तरीके से एक दूसरे से स्ट्रक्चरली सिमिलर है, यानी कि इनका स्ट्रक्चर कैसे एक दूसरे से सिमिलर है, और फंक्शनली ये एक दूसरे से किस तरीके से सिमिलर है। ठीक है, पहला। दूसरा पार्ट है कि ये किस तरीके से एक दूसरे से अलग है, मतलब कि आपको सिमिलैरिटी भी इसमें दिखानी है और डिफरेंस भी साथ ही साथ आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन का आंसर हम कैसे फ्रेम करेंगे, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ इसी तरीके से आप अपने एग्ज़ाम में अगर फॉलो कर रहे हैं ना, तो आई मस्ट से कि एक भी नंबर आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं कटेगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ। तो देखते हैं आंसर इसका कैसे फ्रेम कर रहे हैं हम। तो आंसर में सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज़ की बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या सिमिलर होता है, सिमिलैरिटी क्या होती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया हो या क्लोरोप्लास्ट हो, ये दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है। दूसरा है कि बोथ कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ये दोनों जो ऑर्गेनेल्स हैं ये अपने अपने डीएनए और राइबोसोम्स को कंटेन करते हैं। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि बोथ आर इन्वॉल्व इन एनर्जी रिलेटेड प्रोसेस। ये माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स ये दोनों एनर्जी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कैसे एनर्जी सिंथेसिस में? अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया ये तो हम जानते हैं कि ये एटीपी सिंथेसिस करता है, और क्लोरोप्लास्ट जो है ये हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। तो जितना हमारे लिए एटीपी ज़रूरी है उतना ही तो फोटोसिंथेसिस भी ज़रूरी है। अगर फोटोसिंथेसिस होगा नहीं तो हमें फूड मिलेगा नहीं, और फूड मिलेगा नहीं तो एनर्जी हमें मिलेगी नहीं, है ना। तो एक तरीके से हमारे लिए ये दोनों ही जो ऑर्गेनेल्स हैं एनर्जी देने के लिए काम आते हैं। तो ये हो गई इनकी सिमिलैरिटी। अब बात करते हैं इनके डिफरेंस की। तो डिफरेंस के ऊपर हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का। पहला डिफरेंस आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एंड रिलीज यूजेबल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में जो है माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को रिलीज़ करता है। ठीक है, और ये एक सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस को फॉलो करता है, पहला। अब क्लोरोप्लास्ट में पहला क्या आता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे आपका ना एमसीक्यू भी बनता है एक तरीके से कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो हमें फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है और जो केमिकल एनर्जी है उसको ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर करके रखता है, तो वो है क्लोरोप्लास्ट। तो ये हो गया डिफरेंस भी, और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी अक्सर आ जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अब दूसरा क्या डिफरेंस है कि माइटोकॉन्ड्रिया डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्लोरोफिल कंटेन नहीं करता है, ठीक है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है। ये तो हमने एक क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है, बट अभी जो 5 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं उसमें से एक क्वेश्चन था जिसमें आपको बताना था कि पिगमेंट से रिलेटेड कुछ था। तो ये तो हम जानते ही हैं कि क्लोरोफिल जो है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिलता है। ठीक है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट ये एक ऐसा ऑर्गन है जो सिर्फ और सिर्फ किस में मिलता है? प्लांट सेल में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये डायग्राम है, आप इस डायग्राम को नॉर्मली अगर लेबल करना चाहें तो और भी बढ़िया बात है, और अगर नहीं तो नॉर्मल आप इसे ऐसे शो कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारा एग्जामिनर है ना उनके दिमाग में एक अच्छा व्यू बनेगा। बिकॉज हमने डिफरेंस तो बताए, सिमिलैरिटीज़ भी बताएं, और साथ ही साथ डायग्राम बना करके हमने शो कर दिया कि किस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर
और इंटरेस्टिंग हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन डीएनए। अब हमें बताना है कि क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम्स या माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस या फिर गोल्गी बॉडीज राइबोसोम या फिर न्यूक्लियस और लाइजोसोम्स, इन चारों ऑप्शंस में से ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो अपना क्या कंटेन करते हैं, तो डीएनए कंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस जो है ये दोनों ही डीएनए कंटेन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन डीएनए बट राइबोसोम्स डू नॉट कंटेन डीएनए एज एन ऑर्गेनल। देखिए, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे पेयरिंग की बात की गई है, तो पेयर्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस ही हमें ऐसे दिख रहे हैं जो कि अपना डीएनए कंटेन करते हैं। बाकी कि क्लोरोप्लास्ट बच गया, क्लोरोप्लास्ट जो है वो अपना डीएनए तो कंटेन करता है, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ बीच में आ गई है, वो है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के पास तो अपना खुद का डीएनए नहीं होता है, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत। ठीक है, गोल्गी बॉडीज़ में भी आप देख लेंगे थर्ड ऑप्शन में तो राइबोसोम आ गया, जिससे कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, अब ये एक चीज़ देखिए कि जो लाइजोसोम्स है वो भी अपना खुद का डीएनए कंटेन नहीं करता है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। तो बच गया कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरीके से आप ना रिमूविंग मेथड से भी आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा 7th का आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अ रिसर्चर प्लेस्ड 1 कैरेट इन प्लेन वाटर एंड अनदर इन कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर 24 आवर्स। एक रिसर्चर है जिन्होंने क्या किया है कि 2 गाजर लिए हैं, सीधी बात कि 2 गाजर लिए हैं और 2 गाजर को अलग अलग सॉल्यूशन में रखा है। एक को प्लेन वाटर में रख दिया है और दूसरे को सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया है। 24 घंटे के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा कैरेट में चेंज, ये बात हमें इस क्वेश्चन में करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होगा इसका, कि द एक्सपेरिमेंट टेस्ट वेदर द कंसंट्रेशन ऑफ द सराउंडिंग सॉल्यूशन अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू और आउट ऑफ द प्लांट सेल बाय ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस का प्रोसेस का ये फॉलो करेगा। मूवमेंट ऑफ वाटर को चेक करने के लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें इम्प्रूवमेंट क्या करना है, हमें ध्यान क्या रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो यूज़ द कैरेट ऑफ सेम साइज़ एंड मास, सेम साइज़ और मास के कैरेट लीजिए, सेम वॉल्यूम रखिए, सेम टेम्परेचर पे दोनों सॉल्यूशन को रखिए और मेजर करते रहिए जो सॉल्ट सॉल्यूशन है और जो प्लेन वाटर है इसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, बार बार इस एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करेंगे ताकि जो हम एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं ना, वहाँ हम आसानी से पहुंच पाएँ। मतलब ऐसा होता नहीं कि एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, एक बार में रिजल्ट नहीं मिला, दूसरी बार में नहीं मिला, तीसरी बार में क्या पता मिल जाए। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए, एग्जैक्ट रिजल्ट के लिए हमें बार बार इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करना है। और ये ध्यान रखिएगा कि रिकॉर्ड करिएगा चेंजेस को, जो भी मास में, टेक्सचर में, बिफोर एंड आफ्टर, एक्सपेरिमेंट करने के पहले और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी चेंजेस देखने को मिल रही हैं उसको हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन क्या दीजिएगा आप इस एक्सपेरिमेंट का। तो एक्सप्लेनेशन में हम ये देंगे कि इन प्लेन वाटर एंटर्स द कैरेट सेल बाय ऑस्मोसिस। ये जो प्लेन वाटर है इसमें वाटर जो है ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू एंटर कर जाएगा, किसमें, तो कैरेट के अंदर। वहीं जो सॉल्ट सॉल्यूशन है इसमें जो कैरेट के जो सेल्स होंगे ना, ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, रबरी और लिम्प हो जाएंगे, बिकॉज ये टर्जिडिटी को लॉस कर देगा, लॉस ऑफ टर्जिडिटी होगा। तो इन सॉल्ट सॉल्यूशन द वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल कॉजिंग लॉस ऑफ टर्जिडिटी, सो द कैरेट बिकम्स रबरी एंड लिम्प। और जो ये प्लेन वाटर है इसमें क्या होगा कि प्लेन वाटर में जो हमारा कैरेट है वो टर्जिड और फॉर्म रहेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इंडिकेट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द बैक्टीरियल एंड एनिमल सेल। बैक्टीरियल और एनिमल सेल में आपको क्या बताना है कि, एक सेकेंड, तो हमें बैक्टीरियल और एनिमल सेल में प्रेजेंस और एब्सेंस से रिलेटेड चीज़ें बतानी है। मतलब कि कौन सा ऑर्गेनल जो है ये हमें बैक्टीरियल सेल में देखने को मिलेगा और कौन सा ऑर्गेनल है जो हमें एनिमल सेल में देखने को मिलेगा। मतलब सीधी बात कि ये जितने क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स,
क्रोमोप्लास्ट, ये हमें बैक्टीरियल सेल में देखने को मिलते हैं या नहीं, ये एनिमल सेल में देखने को मिलते हैं या नहीं, इससे रिलेटेड हमें बात करना है। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ एनिमल सेल में भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है बैक्टीरियल सेल में और प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। ये तो आप जानते ही हैं कि अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो एनिमल सेल में या फिर किसी भी सेल में सेल फंक्शन नहीं कर पाएगा, बिकॉज हम कहते ही हैं न्यूक्लियस को सेंटर पार्ट ऑफ द सेल और ब्रेन ऑफ द सेल हम कह सकते हैं। तो बैक्टीरिया में ये एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में एज वेल एज प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके लिए? तो फंक्शनिंग ऑफ द सेल के लिए, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले तो बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं होगा तो ये तो सेल हमारा एटीपी सिंथेसिस कर ही नहीं पाएगा यार, और एटीपी अगर सिंथेसिस नहीं करेगा तो हमें एनर्जी मिलेगा नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होता है और वहीं एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। बहुत ज़रूरी है पैकेजिंग के लिए और बहुत ज़रूरी है, डिस्पैच कराने में हेल्प करता है ना। और क्रोमोप्लास्ट जो है ये बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल में भी एब्सेंट होते हैं। तो ये हैं पूरे के पूरे 9 क्वेश्चंस। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10th क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर पील्ड पोटैटो हाल्स आर यूज्ड एज कप। 4 जो हैं पोटैटो हमने लिए हैं, उसके हाल्स लिए यानी कि आधा हिस्सा लिया है और कप के तौर पे उसको रेडी किया, यानी कि अंदर से ना है वो खोखले हैं, पूरे हॉलो हैं, ठीक है। और पिल्ड पोटैटोज़ हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कप ए में जो है, कप ए हमने एम्प्टी रखा है, ठीक है। कप बी जो है वो कंटेन करता है शुगर, कप सी कंटेन करता है सॉल्ट और कप डी इज़ मेड फ्रॉम बॉइल्ड पोटैटो। पहली बात कि कप डी जो है वो बॉइल्ड पोटैटो से बना हुआ है और दूसरी बात कि वो कंटेन करता है क्या? तो शुगर। तो एक्सप्लेन दी ऑब्जर्वेशन। आप इन चारों कप्स को ऑब्जर्व करिए और आपने क्या सोचा समझा है इस क्वेश्चन में आपको आंसर के तौर पे बताना है, ठीक है। तो वाई डज वाटर गैदर इन कप बी एंड सी, कि कप बी और सी में क्यों वाटर गैदर हुआ है? शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन जो है शुगर एंड सॉल्ट मेक द सॉल्यूशन इनसाइड द पोटैटो कप मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन द सराउंडिंग वाटर। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि अगर शुगर हो या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन हो, अगर हम पोटैटो कप के अंदर रखेंगे तो वो और भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू द सराउंडिंग वाटर, ठीक है। तो वाटर इंटर्स थ्रू द पोटैटो सेल बाय ऑस्मोसिस एंड कलेक्ट इन द हॉलो पोर्शन। येस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस पता है आपको कि ऑस्मोसिस ना आपको इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स में अक्सर देखने को मिलेंगे। अभी हमने 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए ना, आपने उसमें देखा कि कितनी जगह पे हमें ये ऑस्मोसिस का ही प्रोसेस देखने को मिल रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको ऑस्मोसिस ना एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होगा आपका, ये ऑस्मोसिस के थ्रू ही होगा, ठीक है। हॉलो पोर्शन में जो वाटर है वो कॉन्सेंट्रेटेड वाटर गैदर हो जाएगा किस प्रोसेस से? तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। अब वाई इज़ कप ए नेसेसरी? कप ए जो है हमारे लिए नेसेसरी क्यों है? हमने इसको खाली जो रखा है, क्वेश्चन ने इसको खाली रखा है, मैंने नहीं, आपने नहीं, क्वेश्चन ने इसको खाली रखा है कि वाई इज़ कप ए नेसेसरी? कप ए नेसेसरी क्यों है? तो कप ए एक्ट्स एज अ कंट्रोल। कप ए जो है वो एक कंट्रोलर के तौर पे काम करेगा। इट शोज़ दैट वाटर डज नॉट गैदर सिंपली बिकॉज द पोटैटो इज़ हॉलो। देखिए, पानी जो है इतनी आसानी से गैदर नहीं हो सकता है क्योंकि वो हॉलो है। इस वजह से द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्यूट इज़ इम्पॉर्टेंट। किसी ना किसी सॉल्यूशन को रेडी करने के लिए सॉल्यूट तो ज़रूरी होते ही हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर कप बी में और कप सी में जैसे कि सॉल्ट और शुगर प्रेजेंट था, जिस वजह से वाटर गैदर हो पाया ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। लेकिन कप ए में ये एम्प्टी है बिकॉज इसमें कोई भी सॉलिड प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ये हॉलो पोटैटो एज इट इज़ है। वाई डज वाटर नॉट गैदर इन कप डी एंड नॉट इन कप ए? कप डी में और कप ए में ये वाटर गैदर नहीं हुआ है, ऐसा क्यों? तो सुनिए, इन कप ए देर इज़ नो सॉलिड सो द कंसनट्रेशन डिफरेंट इज एब्सेंट। ऑब्वियस सी बात है कि कोई सॉलिड है नहीं,
तो कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा नहीं। और कप डी की जहाँ तक रही बात, तो बॉइलिंग डैमेजेस द सेल मेम्ब्रेन। जो बॉइल्ड पोटैटो है उसने सेल मेम्ब्रेन को ही पूरा डैमेज कर दिया है। सेल मेम्ब्रेन तो आप जानते ही हैं कि जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होता है उसको एंट्री देता है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको भाई तुम दूर ही रहो, एग्जिट वाला काम कर देता है। ठीक है, तो इसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, तो नो लॉन्गर फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई करिए सेल ऑर्गेनल्स उसके फंक्शन के साथ। मतलब यहाँ 3 ऑप्शंस हमारे पास प्रेजेंट किए गए हैं, राइबोसोम, SER और लाइजोसोम्स, और साथ ही साथ इनके फंक्शंस यहाँ पे लिखे गए हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा ऑर्गेनल किस फंक्शन के साथ करेक्टली मैच करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें देखना है, और इस क्वेश्चन में हमें इनकम्प्लीटली मैच सेल ऑर्गेनल्स को बताना है। तो राइबोसोम तो हम जानते हैं कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है, यानी कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट है। सेकंड कह रहा है SER दैट मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन को तो हमने पढ़ा ही है कि वो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, और यहाँ पर लिखा है कि सेलुलोज के सिंथेसिस में भी। फॉर अ वाइल मान लेते हैं कि SER जो है वो लिपिड और सेलुलोज के सिंथेसिस के लिए। ठीक है, इसको भी पेंडिंग रखते हैं। थर्ड है हमारे पास ऑप्शन लाइजोसोम। लाइजोसोम जो है वो डाइजेशन ऑफ फॉरेन एजेंट्स, बिल्कुल सही बात है कि लाइजोसोम जो है वो फॉरेन पार्टिकल्स को, फॉरेन एजेंट्स को डाइजेस्ट करता है। अब आता है अपने सेकेंड ऑप्शन पे। ये तो हमने पढ़ा है कि SER सिर्फ लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये सेलुलोज कहाँ से आ गया भाई? सेलुलोज तो हमने किसी ऑप्शन में पढ़ा ही नहीं कि सेलुलोज को सिंथेसिस करता है। तो इसी वजह से ये जो हमारा ऑप्शन है ना, यही इनकम्प्लीटली मैच है, बिकॉज SER मेनली इन्वॉल्व होता है लिपिड के सिंथेसिस में और डिटॉक्सिफिकेशन में। यस, सिंथेसिस करेगा किसका? लिपिड का, और साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में SER का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वहीं जो सेलुलोज है ये इसका फंक्शन नहीं है। SER जो है यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी भी कीमत पे सेलुलोज की सिंथेसिस में हेल्प नहीं करता है। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लाइजोसोम जो है वो एंजाइम कंटेन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिस वजह से वो अनवांटेड मटेरियल्स को भी डाइजेस्ट कर पाता है। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ही रहा था पहले, इनकम्प्लीटली मैच बताइए आप, तो SER इज़ द इनकम्प्लीटली मैच्ड वन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाट आउटकम डू यू एक्सपेक्ट इफ़ ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया आर रिमूव्ड फ्रॉम अ सेल? मतलब ये आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर सेल से माइटोकॉन्ड्रिया को रिमूव कर दिया जाए तो फिर सेल का क्या हाल होगा? तो सेल का हाल कुछ बेहाल ही कह सकते हैं हम, बिकॉज कि माइटोकॉन्ड्रिया तो किस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ATP सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो हम लिख सकते हैं कि द सेल वुड नॉट बी एबल टू कैरी आउट नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन। सेल जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, एंड वुड हैव अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ ATP। बिल्कुल ATP भी सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, जिस वजह से एनर्जी डिपेंडेंट सेलुलर एक्टिविटीज़ वुड ग्रेजुअली स्टॉप एंड द सेल वुड इवेंचुअली डाई। जब ATP सिंथेसिस कर ही नहीं पाएगा तो सेलुलर एक्टिविटीज़ भी नहीं हो पाएंगी, जिस वजह से जो सेल की सारी एक्टिविटीज़ हैं वो सब स्टॉप हो जाएंगी एंड सेल वुड इवेंचुअली डाई, सेल डाई कर जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। और ये भी एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ATP सिंथेसिस करता है, दैट मीन्स एनर्जी गिविंग है ना। तो अगर एनर्जी इस सेल को नहीं मिल पाएगी तो डेफिनेटली वो डाई तो कर ही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें यही बताना है कि क्यों माइटोकॉन्ड्रिया इतना इंपॉर्टेंट है, और अगर वो नहीं होगा तो फिर किस तरीके से सेल काम करेगा। तो सेल ऑब्वियस सी बात है कि सेल डाई कर जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच फिनोमिनन इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी? वो कौन सा फिनोमिनन है जो हमारे शरीर में ट्यूमर को बनने से रोकता है? कैन प्लांट ऑल्सो डेवलप ट्यूमर? क्या प्लांट्स में भी ट्यूमर बन सकते हैं? एक्सप्लेन करना है हमें इस बात को। तो मैंने आपको एक टर्म बताया था एपोप्टोसिस, यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ। ये मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, इसको देखिएगा। तो एपोप्टोसिस जो है ना वो इनहिबिट करता है ट्यूमर के फॉर्मेशन को। कैसे? तो जो डैमेज सेल्स हैं और जो एबनॉर्मल सेल्स हैं ना, इनको रिमूव करके।
बॉडी से एबनॉर्मल सेल्स और डैमेज सेल्स को जब ये एपोप्टोसिस का प्रोसेस यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ ये रिमूव कर देता है डैमेज सेल्स वगैरह को, तो हमारे बॉडी में ट्यूमर जैसी चीज़ें नहीं बनती हैं। अब प्लांट्स भी इसके लायक होते हैं कि वो अपने बॉडी में ट्यूमर को बनने नहीं देंगे, ठीक है। तो प्लांट्स आर ऑल्सो एबल टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल मास सेल्स कॉल्ड गॉल्स। जो एबनॉर्मल मास सेल्स होते हैं उनको प्लांट्स में गॉल्स कहा जाता है, ठीक है। उसके ग्रोथ को ना प्लांट्स कंट्रोल करने में सक्षम है, ऑफन ड्यू टू इन्फेक्शन, केमिकल्स और अदर फैक्टर्स। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारा प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। विच सेल ऑर्गेनल हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। यहाँ पे सेल ऑर्गेनल बताना है, ठीक है, पहला। दूसरा बताना है, दूसरा पार्ट क्या है कि राइट द पार्ट्स ऑफ दीज कंपोनेंट्स फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज। ये जो प्रोटीन और लिपिड है ना, ये कहाँ से बने हुए होते हैं, कहाँ सिंथेसाइज होते हैं ना, ये हमें बताना है। तो पहला सेल ऑर्गेनल बताना है और दूसरा कंपोनेंट्स को हमें बताना है। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, SER, ये तो हम जानती हैं कि वो लिपिड सिंथेसिस करता है, ठीक है। और वहीं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो राइबोसोम सिंथेसिस करता है, ठीक है। और राइबोसोम सिंथेसिस करता है जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो प्रोटीन को भी सिंथेसिस करता है, बिकॉज हम राइबोसोम को तो जानते ही हैं कि वो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है, ठीक है। और लिपिड सिंथेसाइज कैसे होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के हेल्प से क्या तैयार होता है, तो लिपिड तैयार होता है, ठीक है। और प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम्स, फ्री फॉर्म में भी हो सकते हैं और RER के सरफेस के साथ बाउंड हो सकते हैं। और प्रोटीन कहाँ से बनते हैं, तो प्रोटीन के बनने का सोर्स है अमाइनो एसिड। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है कैसे, यहाँ सेल ऑर्गेनल पूछ रहा है जो सेल मेम्ब्रेन में हेल्प करते हैं, तो वो है RER और एक और है हमारा SER, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या था कि विच ऑफ दीज कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज, ये प्रोटीन और लिपिड कहाँ से मिलके बने हुए हैं, तो हमारा प्रोटीन और लिपिड कहाँ से मिलके बना हुआ है, तो प्रोटीन बना हुआ है हमारा अमाइनो एसिड से मिल करके, और जो हमारा लिपिड है वो बना हुआ है हमारा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिल करके। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी यहाँ कंप्लीट होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि व्हाट वुड हैपन इफ गैमेट्स आर फॉर्म बाय माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन से अगर गैमेट्स फॉर्म होंगे तो क्या होगा। तो माइटोटिक डिवीजन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि एक सेल से हमें 2 सेल बनाना है, ठीक है। एक होगा हमारा मदर सेल और मदर सेल से हमें 2 डॉटर सेल्स को फॉर्म करना है, इसको बोलेंगे माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। तो गैमेट्स फॉर्म बाय माइटोटिक डिवीजन या फिर माइटोसिस भी कह सकते हैं। तो गैमेट फॉर्म बाय माइटोसिस वुड हैव द सेम क्रोमोसोम नंबर एज द पेरेंट सेल। जो एक सेल से 2 सेल बनेंगे ना, उसमें जितना नंबर होगा हमारे मदर सेल का उतना ही नंबर होगा हमारे डॉटर सेल्स का, ठीक है। तो गैमेट फॉर्म हुए माइटोसिस के प्रोसेस से, तो सेम क्रोमोसोम कंटेन करेंगे पेरेंट सेल के जैसे, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, द क्रोमोसोम नंबर वो डबल इफ़ एवरी जनरेशन इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कांस्टेंट। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा ना, तो क्रोमोसोम का नंबर जो है वो जनरेशन बाई जनरेशन जो है अगर वो चेंज नहीं होता है, इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट ही रहा तो ठीक, और नहीं तो डबल हो जाता है। देयरफॉर माइटोसिस इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस गैमेट विथ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एक केस स्टडी है और इस केस स्टडी को हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। फार्मर दीपा है जो प्रिजर्व करना चाहती है आंवला और लेमन को, तो कैसे होगा। तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि फूड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं कैसे, अगर हम हाई कंसनट्रेशन रखेंगे किसका, सॉल्ट और शुगर का। मतलब जो चीज़ें हमें प्रिजर्व करनी है उसमें हम डालेंगे सॉल्ट और शुगर। उससे क्या होगा कि वाटर की अवेलेबिलिटी जो है ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू रिड्यूस कर जाएगी, वाटर की अवेलेबिलिटी रिड्यूस कर जाएगी, तो हम उसे इजी वे में स्टोर कर पाएंगे। ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बताता है। अब हाउ इट प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को आप कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो हाई सॉल्ट और शुगर कॉन्सेंट्रेशन, जब हम ज़्यादा मात्रा में शुगर और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को रखेंगे तो क्या होगा, क्रिएट हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, जिस वजह से हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा।
अब ये मत कहिएगा कि आपको हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक नहीं पता है, बिकॉज़ मैंने जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी उस वीडियो में मैंने इसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। तो यहाँ पे जो है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, जिस वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगा और वाटर जो है वो मूव करेगा आउट ऑफ द माइक्रोबियल सेल, जिस वजह से रिड्यूस हो जाएगा वाटर अवेलेबिलिटी एंड इनहिबिटिंग ग्रोथ। जब वाटर की ही कमी हो जाएगी तो डेफिनेटली ग्रोथ हो नहीं पाएगा। तो इससे जो हम प्रिजर्व करना चाह रहे हैं आंवला और लेमन को, वो अच्छी तरीके से हम कर पाएंगे। तो हेल्दी रेसिपी क्या है कि प्रिपेयर अ लेमन जिंजर आंवला या फिर लेमन प्रिजर्व यूजिंग क्लीन करके लेमन को आप इसमें प्रिजर्व करिए। साथ ही साथ फ्रेश फ्रूट, अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ सॉल्ट और नेचुरल स्वीटनर, स्पाइसेस इफ़ डिज़ायर्ड और हाइजीनिक स्टोरेज कंडीशन। अब साइंटिफिक वैल्यू क्या है कि फूड सिक्योरिटी जो है इससे बढ़ेगी, रिडक्शन ऑफ फूड वेस्ट, हमारा फूड कम वेस्ट होगा, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, एब्सोल्युटली साइंटिफिक थिंकिंग रहेगी इसमें, हमारी टीम वर्क रहेगा, हाइजीन को हम मेंटेन कर पाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप और सपोर्ट फॉर फार्मर अच्छी तरीके से हम कर पाएंगे, मतलब कि फार्मर को हम अच्छी तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे अगर हम इन सभी प्रोसेस को अच्छे तरीके से फॉलो अप करेंगे। तो ये रहे हमारे 16 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं रेस्ट जो बच गए हैं क्वेश्चन उन्हें लेकर के आऊँगी, नहीं तो वीडियो सच में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, एंड लाइक एंड शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।